नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज हो गया है 8 दिसंबर। दोस्तों, डीआरडीओ ने डंका बजा दिया एक बार फिर से। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण करके चौंका दिया है चीन, पाकिस्तान और अमेरिका को। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के जहाज़ों को किया था नेस्तनाबूद। आज राष्ट्रपति मानक से नवाजा जाएगा मिसाइल किलर स्क्वाड्रन। इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, कोरोना को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है देश भर के कई राज्यों में। आपको बता दें, मामले बढ़े। कल पुणे में ही 10 से ज़्यादा मामले आए हैं। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे। चीन की खतरनाक चाल का खुलासा। शिपिंग कंटेनरों में मिसाइलों को छिपा रहा ड्रैगन। दुनिया में कहीं भी कभी भी हमला करने की है तैयारी। वहीं दोस्तों, इजराइल ने सीरिया पे किया है बम्पर एयर स्ट्राइक। जी हाँ, कई इलाके को तबाह कर दिया है। एक बार फिर से झड़प बढ़ी। तो वहीं यूक्रेन ने अब रूस को सीधा सीधा धमकी दी। बोले अगर हमला हुआ तो ताबूत में डाल देंगे रशिया को। तो दोस्तों, एक एक करके बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का है दौरा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन चाइना के मुंह पे इस छोटे देश ने करारा तमाचा मार दिया है और चीन की हवा खराब हो गई है। जानेंगे स्लोवाकिया ने क्यों चाइना के मुंह पे तमाचा मारा है। छोटा सा देश है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, फटाफट अंदाज में एक एक करके बताएंगे। नागालैंड से भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। संसद से भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। किसान आंदोलन आज होगा खत्म। बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार और किसानों के बीच लगभग बैठक और बातचीत क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। डीआरडीओ ने एक बार डीआरडीओ का बजा फिर से डंका। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण। नौसेना के लिए तैयार कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कम रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली वर्टिकली जमीन से लंबवत लॉन्च मिसाइल का ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अधिकारियों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि डीआरडीओ की ओर से नौसेना की युद्धपोतों के लिए एक ऐसी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित किया गया है जो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकेगा। इससे पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि देश की सीमाओं पर बढ़ते ड्रोन खतरे से निपटने के लिए डीआरडीओ स्वदेशी ड्रोन रोधी तकनीकी पर भी काम कर रहा है। ये तकनीकी जल्द ही सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा था कि बीएसएफ, डीआरडीओ और एनएसजी ड्रोन रोधी तकनीकी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है कि हम जल्द ही स्वदेशी ड्रोन रोधी तकनीकी विकसित करने में सफल होंगे। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति मानक से नवाजा जाएगा मिसाइल किलर्स स्क्वाड्रन। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के जहाज़ों को किया था नेस्तनाबूद। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 8 दिसंबर 2021 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित होने वाली एक औपचारिक परेड में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान करेंगे। मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को किलर स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाता है और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट के साथ एक विशेष दिवस कवर भी जारी किया जाएगा। अगली एक और अपडेट। देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले। पुणे में 10 नए मामले आए हैं सामने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कोविड-19 को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुणे शहर में ओमिक्रॉन के 10 और नए मामले सामने आए हैं। शहर को महाराष्ट्र के पुणे शहर में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने और पुणे के शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी कि हवाई अड्डे पर लगभग 30,000 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि इसमें कम्युनिटी स्प्रेड की भी बड़ी बातें हैं। देश में लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। सरकार ने भी हाई अलर्ट कर दिया। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में अब सप्ताह में सिर्फ 4.5 दिन ही होगा काम। कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने एक साप्ताहिक फैसला लिया है। दरअसल वर्किंग वीक को 5 दिन से घटाकर 4.5 दिन कर दिया गया है। सरकारी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि शुक्रवार मध्य से सप्ताहांत शुरू होगा, जो कि शनिवार और रविवार तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने आगे बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने ग्लोबल 5 दिनी सप्ताह से कम राष्ट्रीय कार्य दिवस शुरू कर दिया है।
दोस्तों अधिकारियों ने बताया है कि जानकारी जनवरी 2022 से सरकारी निकाय में नेशनल वर्किंग वीक अनिवार्य होगा। इसका मकसद लोगों के जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस और आर्थिक प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी का एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जहां शनिवार और रविवार को पूरी छुट्टी होगी। अरब दुनिया के बाहर ऐसा ही है, लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात भी इसी रास्ते पर आ गया है। संयुक्त अरब अमीरात में इस सप्ताहांत शुक्रवार को दोपहर में शुरू होगा, क्योंकि मुस्लिम देशों में ये प्रार्थना का दिन माना जाता है। एक और अपडेट लेते हैं। चीन की खतरनाक चाल का खुलासा, शिपिंग कंटेनरों में मिसाइलों को छिपा रहा ड्रैगन, दुनिया में कहीं भी हमला करने का है प्लान। जी हाँ दोस्तों, चीन कथित तौर पे गुप्त रूप से कुछ खास तरीके की मिसाइलें विकसित कर रहा है। इन मिसाइलों को चीन शिपिंग कंटेनरों में छिपा सकता है ताकि उनकी दुनिया भर के बंदरगाहों में तस्करी की जा सके, साथ ही उन्हें बिना किसी चेतावनी के लॉन्च किया जा सके। द सन की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के महासागरों में चीन के विशालकाय जहाज़ों के बेड़े मौजूद हैं। कुछ पश्चिमी पर्यवेक्षकों का मानना है कि चीन द्वारा इन मिसाइलों का विकास युद्धपोतों का एक नया बेड़ा हासिल करने के समान है। ये कंटेनर सामान्य कंटेनरों की तरह दिखाई पड़ते हैं, ऐसे में इन्हें अन्य कंटेनरों के साथ रखकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा सकता है। वहीं चीन की इन मिसाइलों को दुश्मन के बंदरगाहों पर पहुंचाकर चौंका देने वाला हमला कर सकता है। हम चलते हैं एक और अपडेट। इजराइल ने सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर किया जोरदार एयर स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया के तटीय शहर लताकिया के बंदरगाहों पे मंगलवार तड़के मिसाइल अटैक कर दिया। सीरिया की सेना ने इस बात की जानकारी दी है। उसने बताया है कि हमले में किसी की भी मौत नहीं हुई है। सीरिया के सरकारी मीडिया ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया है कि बंदरगाह पर उस स्थान पर मिसाइलें गिरी जहां अनेक कंटेनर रखे गए थे। हमले में कई कंटेनरों में आग लग गई। अधिकारी ने इस मामले में अधिक जानकारी नहीं दी। दरअसल लताकिया आयात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह है और एक ऐसा बंदरगाह है जहां पर युद्धग्रस्त मुल्क के लिए ज़रूरी सामान पहुंचाता है। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूक्रेन के रक्षा मंत्री की सीधी धमकी, कहा मॉस्को ने हमला किया तो होगा नरसंहार, ताबूत में जाएगा रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने मॉस्को को धमकी दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिको ने CNN से बातचीत में बताया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो वाकई नरसंहार होगा। उन्होंने कहा है कि अगर मॉस्को हमला करता है तो रूसी ताबूत में वापस जाएगा। ओलेक्सी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मॉस्को के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की अपील की है। आपको बता दें कि यूक्रेन मसले को लेकर जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सैनिकों के जमावड़े पर सवाल उठाए। पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि हम हर तरह के अनिश्चित घटनाओं के लिए तैयार हैं। रेजानिको ने कहा है कि यूक्रेन का आकलन है कि रूस ने बॉर्डर पर 95,000 सैनिक तैनात किए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। जनवरी में UAE और कुवैत के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। महामारी में मिला था दोनों देशों का साथ। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2022 की शुरुआत में विश्वसनीय सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत की यात्रा के साथ करेंगे। इन्हीं दौरों के साथ उनकी 22 की विदेश यात्रा कैलेंडर की शुरुआत होगी। पीएम मोदी दुबई 2020 एक्सपो का दौरा करेंगे। इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य दोनों सहयोगियों को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद करना है। दोनों देशों ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विशाल भारतीय प्रवासी लोगों की देखभाल की है और उनका ख्याल रखा। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के करीब 40 लाख लोग रहते हैं और कुवैत में लगभग 10 लाख प्रवासी भारतीय हैं जो जरूरत के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति, वक्त की कसौटी पर खरा उतरा मित्र बताया। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक बहुत बड़ी शक्तिशाली देश और वक्त की कसौटी पर उतरा देश बताया है। दरअसल सोमवार को कहा है कि आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध साझा चुनौतियां हैं जिनका दोनों देश सामना कर रहे हैं।
उन्होंने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी वार्ता के दौरान शुरुआती टिप्पणी में अफगानिस्तान में घटनाक्रमों पर भी चिंता प्रकट की है और कहा है कि भारत एवं रूस क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही बड़ी चुनौतियों पर समन्वय जारी रखेंगे। उन्होंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा है कि हम भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और वक्त की कसौटी पर खरा उतरा मित्र मानते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाना 1961 में हुई थी शुरुआत, अब हर साल 60 लाख टन यूरिया की देश में करेंगे सप्लाई। दोस्तों, यूपी का चुनाव जिन मुद्दों पर होगा, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की जोड़ी विकास के मुद्दों पर चुनावी मैदान में है। इसी कड़ी में मोदी ने गोरखपुर में दशकों से बंद पड़े खाद्य कारखानों को पुनर्जीवित कर दिया। पीएम मोदी ने गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया और अब इस फैक्ट्री में फिर से पहले की तरह यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है। दावा तो ये भी है किया जा रहा है कि गोरखपुर खाद्य कारखानों की क्षमता 60 लाख मीट्रिक टन है और ये कारखाना शुरू होने से देश भर में 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया की सप्लाई लाई जाएगी। गोरखपुर खाद्य कारखाना और गोरखपुर एम्स के उद्घाटन को यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करके बीजेपी इसे अपना काम बताकर चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा है कि गोरखपुर का ये खाद्य कारखाना लगभग असंभव सा हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रामाणिक प्रयासों ने असंभव को संभव कर दिया। एक और अपडेट, चीन की धमकी के बावजूद ताइवान के साथ आया स्लोवाकिया, भेजा राजनयिक प्रतिनिधिमंडल। छोटे से देश ने चीन को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चीन की चेतावनी के बीच एक छोटे से देश स्लोवाकिया के एक राजनयिक प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा। 43 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 5 दिसंबर को ताइवान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य यूरोपीय देश ताइवान के बढ़ते खतरे के बीच ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रहे हैं। आपको बता दें कि ताइवान और स्लोवाकिया के बीच आधिकारिक तौर पर कोई संबंध नहीं है, हालांकि दोनों देशों ने प्रतिनिधि कार्यालय खोला हुआ है। हाल ही में स्लोवाकिया के डिप्टी इकोनॉमी मंत्री करोल गलेग भी ताइवान पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि स्लोवाकिया ताइवान का समर्थन करता है और दोनों पक्ष ट्रेड और इकोनॉमी संबंधों के साथ हर तरीके से संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। स्लोवाकिया के मंत्री और राजनयिकों का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा। चीन ने लगातार ताइवान पर अपनी संप्रभुता का दावा किया है और ताइवान में सैन्य घुसपैठ में बढ़ोतरी की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को जोड़कर चीन के एकीकरण की बात कही थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, नागालैंड से आपसा खत्म करने की मांग, एक्ट को हटाने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेगी राज्य कैबिनेट। दोस्तों, नागालैंड में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर सोमवार को राज्य की कैबिनेट ने बैठक की है। इस बैठक में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को हटाने को लेकर सहमति बनी है। कैबिनेट ने इस मुद्दे पे भारत सरकार को पत्र लिखने का फैसला किया। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के मोन जिले में सेना के जवानों द्वारा की गई गलती से कई गोलीबारी की 2 घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई। इस गोलीबारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आलोचना की थी। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं ने भी घटना की निंदा की है। राज्य सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशनल एंड पब्लिक रेगुलेशन द्वारा जारी किए गए एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि मोन जिले में हुई गोलीबारी और उसके बाद हुई घटनाओं को लेकर एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। कैबिनेट को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया, जिनमें एक आईजीपी और 4 अन्य सदस्यों के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन शामिल रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। विजय मार्च निकाल, आज आंदोलन खत्म कर सकते हैं किसान, मोदी सरकार से बनी बातचीत। बीते 1 साल से ज़्यादा वक्त से चला आ रहा किसान आंदोलन आज समाप्त हो सकता है। मंगलवार को सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक इसे लेकर संकेत मिले हैं। केंद्र सरकार की ओर से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद इसे सहमति बनती दिखाई दे रही है। आंदोलन कर रहे किसानों की मुख्य मांगे 3 कानूनों को वापस लेने की थी। केंद्र सरकार की उनकी मांगों को मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को संसद के जरिए वापस ले लिया गया है। इसके अलावा भी किसानों की कई मांगे लंबित थी, जिनमें आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने और MSP पर गारंटी देने की प्रमुख मांग थी। अब केंद्र सरकार की ओर से किसानों को एक ड्राफ्ट भेजा गया है और इस ड्राफ्ट में सरकार ने पराली जलाने पर आधारित धाराएं खत्म करने की बात कही है। इसके अलावा हरियाणा और यूपी में किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सभी मामले वापस होंगे। दोनों राज्यों की सरकारों ने इस बात पर सहमति भी जताई है।
यही केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में भी किसानों पर दर्ज सभी केस वापस होंगे। केंद्र सरकार के इस रुख के बाद ही किसान आंदोलन समाप्त करने का फैसला ले सकते हैं। यही नहीं, 8 दिसंबर को किसानों की ओर से विक्ट्री मार्च भी निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने 4 दिसंबर को सभी विरोध करने वाले किसानों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा बनने के 5 लोगों को चयन किया था। अगली एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस के G23 समूह के गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ रैलियां, पार्टी में बढ़ी बेचैनी। पंजाब के साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। आपको बता दें, उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब एक और पुराने कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आज़ाद ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस पर कांग्रेस आलाकमान अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के उन G23 नेताओं में शामिल हैं जो आलाकमान को पार्टी नेतृत्व के बदलाव को लेकर पत्र लिख चुके हैं। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद की रैलियों में आ रही भीड़ ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। आज़ाद ने 16 नवंबर को जम्मू कश्मीर की सीमा से लगे जम्मू प्रांत के बानियाल में अपनी रैली की थी और उन्होंने 3 चरणों में लगभग 1 दर्जन बैठकों को संबोधित किया, जो कि 4 दिसंबर को रामबन में समाप्त हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। वाराणसी में रातों रात मस्जिद को गेरुआ रंग में रंगा गया। मुस्लिम समुदाय ने जताई नाराजगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तैयारी अंतिम पड़ाव पे। दोस्तों 13 दिसंबर को समाजवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस मौके पे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर धर्मनगरी काशी में तैयारियां जोरों पे हैं। इस बीच काशी में एक मस्जिद को गेरुआ रंग में रंगे जाने से मुस्लिम समुदाय ने वाराणसी विकास प्राधिकरण पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल PM मोदी के आगमन को लेकर विश्वनाथ मंदिर की ओर से जाने वाले रास्तों को गेरुआ रंग से रंगा जा रहा है। इसी के चलते एक मस्जिद भी गेरुआ रंग में रंग दिया गया है। तो दोस्तों अब आप समझिए कि हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। ये गाना आपने सुना होगा और अब हर घर, हर मोहल्ला और मस्जिद से लेके मंदिर तक सब भगवा और गेरुआ हो रहा। बोलो जय जय श्री राम। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार, नागालैंड और यूपी में सबसे ज़्यादा गांजे की जब्ती। DRI रिपोर्ट में खुलासा हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया चिंता। दोस्तों राजस्व खुफिया निदेशालय DRI की भारत में तस्करी पर नई रिपोर्ट के मुताबिक गांजे की जब्ती के मामले में बिहार पहले नंबर पर है। साल 2020 और 21 में बिहार में 12 मामले में कुल 13,446 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जबकि नागालैंड में 10 मामलों में 9,000 किलोग्राम गांजा जो है वो जब्त किया गया। अगली अपडेट लेते दोस्तों। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट। इन्हें सिर्फ लाल बत्ती से मतलब। गोरखपुर में सपा को सुना गए PM मोदी। PM मोदी ने गोरखपुर में एम्स हॉस्पिटल और खाद कारखाने समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर पूर्वांचल को एक बार फिर से सौगात दे दी है। 110 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का PM नरेंद्र मोदी ने देश को सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने गोरखपुर से समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। बिना किसी का नाम लेते हुए PM मोदी ने गहरा तंज कसते हुए कहा है कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। इन्हें सिर्फ लाल बत्ती के लिए सत्ता चाहिए। PM मोदी ने कहा है कि आज पूरा यूपी जानता है कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब रहा है। इन्हें माफियाओं को छूट देने के लिए, जमीन कब्जाने के लिए और आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए सरकार चाहिए। PM मोदी ने कहा है कि यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है। इससे पहले की सरकारों ने कैसे भुगतान के लिए रुला दिया था। पहले की सरकारों में हमने वो दिन भी देखे जब अनाज होते भी गरीबों को नहीं मिलता था। अब हमारी सरकार ने गरीबों को राशन देने के लिए गोदाम खोल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आज पहले की सरकारों की बेरुखी याद आती है। सब जानते हैं कि गोरखपुर का खाद कारखाना कितना ज़रूरी था। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबरों में इतना ही।